सभी साथियों का नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है मारवाड़ के इतिहास विषय पर। इतिहास में हम बात कर रहे थे, राव गांगा के बारे में चर्चा कर ली। आज राव गांगा का जो उत्तराधिकारी आता है मालदेव राठौड़ के बारे में चर्चा कर रहे। अब बात करते हैं मालदेव राठौड़। यहाँ है मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ मालदेव राठौड़ का जो शासन काल है वो है 1532 से 1562। 1532 में मालदेव राठौड़ ने अपने पिता गांगदेव की हत्या कर दी। यानी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। तो हम बात करते हैं कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1532 में मालदेव राठौड़ ने राव गांगा की हत्या क्यों की। कि राव गांगा के समय क्या होता है कि जो राव गांगा बड़ा ही विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। शांत और विनम्र स्वभाव का फायदा उठाया उनके सामंतों ने। सामंत प्रथा चला दी जोधा ने और सामंतों ने उनका उठाया फायदा। और सामंत ने अपना अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि हम किसी के नीचे नहीं, हम अपने आप ही खुद ही चलाएंगे। तो भी फिर भी राव गांगा कुछ नहीं कहता था किसी को। इससे बड़ा नाखुश था मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ नाखुश इसलिए था क्योंकि राव गांगा के समय केवल और केवल दो ही परगने बच्चे थे। पहला बच्चा था एक तो जो स्वयं का था जोधपुर का, एक तो जोधपुर का परगना बच्चा, और एक बच्चा था सोजत पाली का। किसका? सोजत और पाली का। सोजत पाली का बच्चा। केवल दो ही परगने बच्चे थे। और ये जितने भी सामंत थे तो सामंत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इन स्वतंत्र शासकों को परतंत्र में बदलने वाला कौन सा देव था? वो था मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ था। अब मालदेव राठौड़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो मालदेव राठौड़ का जो राज्याभिषेक कब हुआ, सबसे पहले आता है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ। राज्याभिषेक कि मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक कब हुआ। इनका राज्याभिषेक हुआ था 1532 में। 1532 में यानी 5 जून 1532। 5 जून 1532 को इनका राज्याभिषेक होता है। और कहाँ होता है? तो ये हुआ था सोजत पाली में इनका राज्याभिषेक होता है 5 जून को। और क्या है कि मालदेव राठौड़ को कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। यदि मारवाड़ के इतिहास से प्रश्न बनेगा तो मालदेव राठौड़ और चंद्रसेन के इर्द गिर्द ही प्रश्न बनता है। तो पहला आ गया कि 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता किसे कहेंगे? 52 युद्धों का विजेता उसे कहेंगे जो फुर्तीला हो, यानी पुरुषार्थी हो, जो किसी काम को करने के लिए फुर्तीला हो। यानी कहने का मतलब फुर्तीला वही होगा या पुरुषार्थी वही होगा जो युद्ध करने में निपुण होगा। तो हम दूसरा कह सकते हैं कि मालदेव को पुरुषार्थी कहा गया है। मालदेव को पुरुषार्थी कहा गया है। पुरुषार्थी कहा गया है कि मालदेव को पुरुषार्थी कहा गया है। जो पुरुषार्थी होगा वो युद्धों में निपुण होगा। और युद्धों में निपुण हो गया मालदेव राठौड़, इसलिए इसने 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। जो 52 युद्ध जीतेगा वो एक हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक होगा। तो हम तीसरी बात कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो वो हो गया मालदेव राठौड़। आगे और आता है, और क्या कहेंगे मालदेव को? इसे कहेंगे हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा का मतलब हो गया कि शक्तिशाली। कैसा हो गया? शक्तिशाली राजा कि हसमत वाला राजा किन्होंने कहा था? मालदेव को। तो मालदेव को कहा था जो खाड़ी देश के आते हैं, यानी पर्सी या जो ईरान, फारसी इतिहासकार आते हैं जो खाड़ी देश के, उन्होंने कहा था। तो कह सकते हैं फारसी इतिहासकारों ने कहा कि फारसी इतिहासकारों ने कहा था इसे शक्तिशाली राजा यानी हसमत वाला राजा कहा था। और आता है कि मालदेव को पुरुषार्थी किसने कहा?
पुरुषार्थी कहा था बदायूं ने। किसने कहा? बदायूनी ने। बदायूनी ने कहा था पुरुषार्थी। और हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा था? किसने कहा? फरिश्ता ने। यह तो हो गई मालदेव राठौड़ की सामान्य जानकारी। अब आगे और चर्चा करते हैं। अब सामान्य जानकारी के बाद में आता है मालदेव के सैनिक अभियान, कि मालदेव के सैनिक अभियान कौन कौन से हैं। तो सैनिक अभियान इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है तो सैनिक अभियान से बनता है, क्योंकि मालदेव का जो जीवन काल है वो यानी अभियानों में ही निकला है। तो आगे सैनिक अभियान किसके? मालदेव राठौड़ के। मालदेव राठौड़ के आगे 1532 से 1562, ये हो गया शासनकाल। अब बात करते हैं मालदेव के समय मेवाड़ कि मेवाड़ पड़ता है यहाँ, तो मेवाड़ का शासक कौन था? मालदेव के समय मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। कौन सा आदित्य? विक्रमादित्य था एक तो, और एक था उदय सिंह। एक कौन था? उदय सिंह। ये हो गया विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, मेवाड़ का हो गया। और नागौर की बात करते हैं तो नागौर का शासक कौन था? नागौर का यानी समकालिक शासक याद करना है हमें। नागौर का हो गया दौलत खां। नागौर का दौलत खां हो गया। और यहाँ पड़ता है मेड़ता, मीरा नगरी, यानी मेड़ता का शासक कौन था? तो मेड़ता का हो गया बीरमदेव हो गया मेड़ता का। मेड़ता के बाद में आता है जालोर का कौन हो गया? सिकंदर खां। जालोर का सिकंदर खां हो गया। और सिवाना का कौन हो गया? डूंगर सिंह। कौन हो गया? डूंगर सिंह हो गया। ये हो गया सिवाना का। और बचता है बीकानेर, कि बीकानेर का कौन है? तो बीकानेर का हो गया राव जेत सिंह। ये हो गया बीकानेर का शासक। ठीक है, अब बात करते हैं मालदेव कि मालदेव के पिता के समय तो केवल इनके पास 2 ही परगने थे, और इन 2 परगनों को मिलाकर इन्होंने कुल 58 परगने कर लिए। कुल कितने कर लिए? 58 परगने करने वाला था मालदेव राठौड़। ये हो गया मालदेव ने क्या करता है? मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य मालदेव राठौड़ के समय। तो मेवाड़ के विक्रमादित्य था, तो विक्रमादित्य उस समय शासक बनने के योग्य नहीं हुआ था, बालक था। तो इनका यहाँ जो शासन काल संभाल रही थी माता कर्मावती। विक्रमादित्य के समय गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है। उसके बाद बनवीर क्या करता है कि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और स्वयं यह मेवाड़ पर शासक बन जाता है। लेकिन जब हत्या होती है तो मालदेव राठौड़ ने भी इनकी सहायता की थी, लेकिन मालदेव राठौड़ इनको जीता नहीं पाया, यानी इनकी सेना जीत नहीं पाई। इनकी हो गई हार होना जीत होना 2 एक सिक्के के पहलू है। ये मायने नहीं रखता कि हार होगी या जीत होगी, हम कोशिश ही ना करें, ये सबसे बड़ी गलती रहती है हमारी। तो हार और जीत का कुछ नहीं होता। विक्रमादित्य की हो जाती है हार, यानी विक्रमादित्य कर देता है हत्या। कौन कर देता है? बनवीर। तो यह प्रश्न ये भी बनता है कि मालदेव राठौड़ के समय जो अगर उदय सिंह भी ना हो और विक्रमादित्य भी ना हो तो बनवीर समकालीन रहता है। ठीक है, विक्रमादित्य की हो गई मृत्यु, उसके बाद यहाँ का शासक बन गया बनवीर। तो बनवीर को हटाने में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई है वो निभाई है मालदेव राठौड़ ने। किस देव ने? मालदेव ने निभाई है। और मालदेव बनवीर को यहाँ से हटाकर यहाँ का जो मेवाड़ का शासक बन जाता है वो बन जाता है उदय सिंह। कौन सा सिंह? उदय सिंह बन जाता है मेवाड़ का शासक। तो उदय सिंह इससे प्रसन्न होता है और इसे एक हाथी भेंट करता है। किसे करता है? इसे एक हाथी भेंट करता है। नाम है बसंत राय हाथी भेंट करता है। जो पिछले महिला सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है, बसंत राय हाथी किसने भेंट किया? तो मालदेव राठौड़ को भेंट किया था उदय सिंह ने। यह आ गया बसंत राय हाथी। यह तो हो गई मेवाड़ के बारे में चर्चा। अब मेवाड़ के बाद में आता है नागौर।
नागौर में क्या करता है, नागौर का दौलत खां रहता है, तो दौलत खां को पराजित करता है मालदेव राठौड़। दौलत खां को पराजित करने के बाद मेड़ता के बीरमदेव को पराजित कर देता है, पराजित करके अजमेर में भी अधिकार कर लेता है। जालौर के सिकंदर खां को पराजित करता है और सिवाना के डूंगर सिंह को पराजित कर देता है। यानी चारों तरफ मालदेव ने अपने दुश्मन ही दुश्मन पाल रखे हैं, कि चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन पाल रखे हैं। अब इसका जो बड़ा अटैक होगा वो दिल्ली पे होगा। दिल्ली का इस समय तत्काल जो शासक है वो है हुमायूं। कौन है? हुमायूं, चलती फिरती आत्मा हुमायूं है। ठीक है, चारों ओर दुश्मन पाल रखे हैं, दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि पड़ोसियों से ना तो दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, तो इसने पाल रखा है चारों ओर दुश्मन। और अब ये जाएंगे एक एक होके, यानी मेड़ता का बीरमदेव भी जाएगा, जालौर का सिकंदर खां, नागौर का दौलत खां और बीकानेर का राव जेत सिंह का पुत्र आता है कल्याणमल। ये सब भी जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे हुमायूं के पास। अब एक राव जेत सिंह का और आता है बीकानेर का, वो युद्ध और करा देते हैं। अब आ गया बीकानेर। बीकानेर का कौन है? बीकानेर का शासक है राव जेत सिंह। राव जेत सिंह, बीकानेर का शासक राव जेत सिंह है। अब राव जेत सिंह पर आक्रमण करेगा, कौन करेगा? मालदेव। मालदेव राठौड़, मालदेव करेगा। और मालदेव के दो विश्वसनीय सेनापति, दो सेनापति का नाम मिलता है, एक का नाम जेता, दूसरे का नाम मिलता है कुप्पा। जेता और कुप्पा दो मिलते हैं विश्वसनीय सेनापति। ठीक है, अब इनका जो युद्ध होगा तो युद्ध का नाम क्या होगा? युद्ध का नाम होगा पाहोबा। पाहोबा या साहेबे का युद्ध, साहेबा। पाहोबा और साहेबा का युद्ध होगा। कब होगा? 1541 में होगा। ठीक है, पाहोबा और साहेबा का युद्ध होगा 1541 में। और इस युद्ध में राव जेत सिंह वीरगति को प्राप्त, राव जेत सिंह। और इधर आ गया मालदेव। कौन सा देव? मालदेव आ गया। मालदेव की विजय होती है, ये वीरगति को प्राप्त हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनका जो पुत्र रहता है, पुत्र का नाम रहता है राव कल्याणमल। कल्याणमल, पुत्र का नाम कल्याणमल रहता है। राव जेत सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब मालदेव का अधिकार हो गया बीकानेर पर। अब बीकानेर पर अधिकार हो गया तो बीकानेर पर किसी न किसी प्रशासक तो नियुक्त करेगा। तो बीकानेर पर जो प्रशासक नियुक्त करता है मालदेव राठौड़, वो करता है जेता को, कि बीकानेर का प्रशासक नियुक्त, बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था कुप्पा को। प्रशासक नियुक्त कर दिया कुप्पा को। अब राव जेत सिंह हो गया कंप्लीट। यहाँ अब आता है कि बड़ा युद्ध रहेगा अब मालदेव राठौड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ। यानी दिल्ली, जो जिसका दिल्ली पर अधिकार होगा उसका पूरा भारत पे अधिकार होगा। यानी छोटे मोटे एरिया में अपने क्षेत्र पे तो इसने चार और दाग जमा ली मालदेव ने। अब इसका जो बड़ा अटैक होगा वो होगा दिल्ली के साथ। उससे पहले जितना पड़ा है इनको वापस पंक्तिबद्ध कर लेते हैं। मेवाड़ में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय मारवाड़ में, गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय मालदेव ने सैनिक सहायता दी। सैनिक सहायता उपलब्ध कराई। सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई। मेवाड़ की गद्दी से बनवीर को हटाकर उदय सिंह को शासक बनाया।
उदय सिंह को शासक बनाया। उदय सिंह ने मालदेव को बसंतराय हाथी भेंट किया। बसंतराय हाथी भेंट किया। नागौर के दौलत खां व मेड़ता के बीरमदेव को पराजित किया। ठीक। और अजमेर पर अधिकार किया। जालोर के सिकंदर खां को पराजित किया। बद्राजून के वीरा को पराजित किया। बद्राजून के वीरा को पराजित किया। ठीक है। और सिवाना के डूंगर सिंह को पराजित किया। डूंगर सिंह राठौड़ को पराजित किया। इधर आ गया मालदेव राठौड़ 1532 से 1562 शासन काल। अब मालदेव का जो बड़ा अटैक होगा वो होगा दिल्ली के साथ। कि मालदेव के समय तत्काल जो दिल्ली का शासक था उसका नाम था हुमायूं था दिल्ली का, और मालदेव की निगाहें टिकी थी यहाँ दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। अब इसको पता है कि छोटे मोटे तो कर लिया, क्योंकि यदि भारत के इस समय देखा जाए सबसे शासक मजबूत जो मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर का था तो वो था अपना मालदेव राठौड़ था। यानी हुमायूं की बराबर में जो टक्कर देने वाला था दिल्ली के शासकों के, वो अपना मालदेव राठौड़ था। इधर बेटा है शेरशाह सूरी यहाँ बेटा है, और शेरशाह सूरी भी सपने देख रहा है दिल्ली की गद्दी पर बैठने का। तो शेरशाह सूरी के दो युद्ध आते हैं। पहला आता है एक 1539 में, एक आता है 1540 में। ये तो हो गया कन्नौज का युद्ध। चौसा पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। दो युद्ध होते हैं शेरशाह के, और शेरशाह सूरी पराजित कर देता है हुमायूं को, और हुमायूं यहाँ से निकलता है भटकता आता है यहाँ सिंध प्रांत में। कहाँ आता है? हुमायूं आ गया सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में आता है। और हमारे जो राज्य होता है उसी प्रकार यहाँ सिंध में जो प्रांत है, प्रांत को ही राज्य कहा जाता है। यह हो गया सिंध प्रांत में। यहाँ आ गया हुमायूं। कौन आ गया? हुमायूं आ जाता है। और दिल्ली की जो गद्दी पर अब कौन बैठ गया? यहाँ बैठ गया शेरशाह। कौन? शेरशाह सूरी बैठ गया दिल्ली की गद्दी पर। यहाँ बादशाह बन गया शेरशाह। हुमायूं इधर आ गया सिंध प्रांत में। तो मालदेव को जैसे ही पता चला तो मालदेव ने भेजा पत्र। किसके पास? हुमायूं के पास, कि हुमायूं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मालदेव राठौड़ है। कौन है? मालदेव राठौड़ तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरा साथ दो, मैं तुम्हें दिल्ली की गद्दी वापस दिलाऊंगा। हुमायूं के समझ में नहीं आ रहा है
कि इतना बड़ा शासक, जोधपुर का इतना बड़ा शासक जो दिल्ली की बराबर टक्कर देने वाला है, वो मेरी मदद क्यों करना चाह रहा है, कि मेरी मदद क्यों करना चाह रहा है। लेकिन जैसा भी हो, मदद करना चाह रहा है तो हमें भी मददें करनी चाहिए। हुमायूं को बुलाता है ये मालदेव राठौड़, और यह आता है जोगी तीर्थ नामक स्थान पर। कि जोगी तीर्थ पर आता है, कौन आता है, हुमायूं आता है अपनी बड़ी सेना लेके। फिर भी हुमायूं की खोपड़ी में खटक रहा है कि मालदेव मेरी मदद करना क्यों चाह रहा है, क्या कारण है। लेकिन मालदेव का कारण, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मालदेव तो अपना विस्तार यानी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ही इसका साथ दे रहा था। साथ इसलिए दे रहा था कि मालदेव स्वयं चाहता है दिल्ली की गद्दी पर बैठना, इसलिए हुमायूं को साथ मिलाना चाहता। जैसे ही शेरशाह को पता चलता है भाई मालदेव और हुमायूं एक जगह होने वाले हैं, तो शेरशाह क्या करता है कि शेरशाह भी अपनी तैयारी पहले से ही कर लेता है युद्ध में जाने की, कि क्या पता कभी भी आक्रमण हो सकता है। ठीक है, शेरशाह हो जाता है, लेकिन शेरशाह पहले गया नहीं आक्रमण करने, यही रुक गया। इनके बीच में होती है। तो अब हुमायूं के तीन विश्वसनीय आती है, लोग आते हैं तीन। रायमल सोनी, मीर समंदर, अतका खां। रायमल सोनी, मीर समंदर और अतका, तीन हुमायूं के विश्वसनीय लोग होते हैं। इनको बुलाता ये और कहा कि तुम जाओ मालदेव के वहां और छानबीन करो कि मालदेव हमसे चाहता क्या है, मदद क्यों करना चाहता है हमारी। तो ये लोग जाते हैं मालदेव के पास। यहाँ जाते हैं तो पूरी कहानी समझने के बाद बताते हुमायूं कि हुमायूं तुम तो सिर्फ एक मोहरा हो इसकी निगाहें तो दिल्ली की गद्दी पर है टिकी हुई। तो हुमायूं समझ जाता है कि ये करेगा छल हमारे साथ। तो हुमायूं वापस जोगी तीर्थ से कहाँ जाता है, वापस अपने प्रांत, कौन से प्रांत, सिंधे प्रांत आ जाता है हुमायूं। और हुमायूं प्रांत आ जाता है तो शेरशाह भी अपने आप को एक बार रोक लेता है, यहाँ रोक लेता है अपने अभियान को, कि दोनों की संधि बीच में नहीं हुई तो ये भी रुक जाता है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो होगी वो तो होगी। अब शेरशाह सूरी का अटैक होगा मालदेव राठौड़ के साथ। अब होगा मालदेव राठौड़, यानी मालदेव, इधर आ गया मालदेव और दिल्ली में आ गया शेरशाह। दिल्ली का कौन है, शेरशाह। दिल्ली का शासक का नाम है शेरशाह सूरी। कि शेरशाह सूरी करेगा अटैक मालदेव के ऊपर और युद्ध होगा। इधर से तो आएगा मालदेव किस स्थान पे, गिरी युद्ध पर, गिरी स्थान पे आएगा। और शेरशाह आएगा इधर से सुमेल पर, कौन से स्थान पर, सुमेल पर। और युद्ध होगा गिरी सुमेल का युद्ध, कौन से स्थान पर होगा, जैतारण पाली में युद्ध होगा। ठीक है, कब होता है, 1544 में होगा, 1544 में युद्ध होगा। अब जो पढ़ा है पीछे उसको एक बार वापस पंक्तिबंद कर ले। मालदेव के समय दिल्ली का शासक हुमायूं, दिल्ली का शासक था हुमायूं। और हुमायूं के साथ युद्ध होता है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। एक तो चौसा का युद्ध, चौसा पड़ता है बिहार में होता है। और दूसरा युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध होता है। यह होता है 1539 में, यह होता है 1540 में। इन युद्धों में हुमायूं पराजित हो जाता है। मालदेव ने हुमायूं को सैनिक सहायता का आश्वासन दिया, सैनिक सहायता का आश्वासन दिया।
आश्वासन दिया। हुमायूं के विश्वसनीय लोग, हुमायूं के विश्वसनीय लोग कौन कौन से थे? मीर समंदर, सोनी, राइमल सोनी और अतका खां। अतका खां के कहने पर वापस सिंध प्रांत लौटा, शेरशाह का आक्रमण करने का कारण, कि आक्रमण का कारण क्या है? आक्रमण का कारण सबसे पहले तो सबका एक ही कारण आता है कि साम्राज्य का विस्तार करना, कि साम्राज्य का विस्तार करना, सबसे पहले कारण आता है। दूसरा आता है कि मारवाड़ के जो शासक हैं, कि मारवाड़ के शासकों द्वारा हुमायूं को उकसाना। मारवाड़ के शासक कौन कौन से हो गए? जैसे नागौर का दौलत खां हो गया, मेड़ता का बीरम हो गया, उन सब के द्वारा शेरशाह के पास चले गए और हुमायूं के भर रहे हैं पंप। किसके भर रहे हैं? हुमायूं, यानी शेरशाह के भर रहे पंप, उसी कारण माना जाता। तीसरा कारण क्या है? हुमायूं का जोगी तीर्थ स्थान पर स्वागत करना, हुमायूं का जोगी तीर्थ स्थान पर स्वागत करना। अब शेरशाह सूरी और जो मालदेव राठौड़ का जो मेन युद्ध आता है, गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण पाली में पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद।